हाय गाइस, वेलकम बैक टू 5 मिनट स्टडी। हमने कल चैप्टर काफ़ी हद तक पूरा कर लिया था। आज हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। सेशन थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ है, सॉरी फॉर दैट। तो आज हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब तक मैंने जो आपको प्रीवियस पढ़ा है वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, मिडल पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताइए। चेक पेमेंट्स बता दिया मैंने आपको, डिपॉजिट डिमांड, ठीक है। तो आज हम देखते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। वैसे एक चीज़ आपने इस चैप्टर में नोटिस की कि अब तक हमने जितने भी टर्म्स के बारे में पढ़ा है वो सब किसी ना किसी एग्जाम्पल से लेके हमें समझाया गया है, ठीक है। सो एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। कोई भी हर लोन एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है कि कोई भी बोरोवर लोन ले रहा है तो इंटरेस्ट के साथ उसे लेंडर को वापस से पैसे चुकाने हैं, ठीक है। इन एडिशन उसके साथ लेंडर्स जो है वो सिक्योरिटी की भी डिमांड कर सकता है अगेंस्ट लोन्स। यानी आप लोन ले रहे हैं, गारंटी का आप गारंटी में दीजिए, बदले में आप क्या छोड़ के जाएंगे मेरे पास। तो ये एक तरह का कोलैटरल होता है, जो कि एक तरह का एसेट होता है, जिसमें बोरोवर जो होता है वो कुछ लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफस्टोन, इन सब चीज़ों को ओन करता है बैंक के डिपॉजिट्स के साथ, और फिर उसे एज अ गारंटी यूज़ करता है लेंडर जब तक लोन वापस से चुकता नहीं किया जाता। अगर बोरोवर लोन चुकाने में असमर्थ रहता है तो जो लेंडर है हमारा, एक सेकेंड, तो जो हमारा जो लेंडर है, एक सेकेंड, पेज थोड़ा सा आगे हो गया, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो अगर बोरोवर लोन नहीं चुका पाया तो लेंडर के पास ये अधिकार है कि वो उसकी चीज़ को बेच देगा जो उसने गारंटी के तौर पर उसके पास छोड़ी है, तो वो उसे बेच सकता है और उससे पैसे ले सकता है। प्रॉपर्टीज सच एज लैंड टाइटल, डिपॉजिट विद बैंक, लाइफ स्टॉक, ये सब कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। कोलैटरल टर्म यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रहा है हाउस लोन का। मेघा को 5 लाख का लोन चाहिए था बैंक से ताकि वो घर से खरीद सके। एनुअल इंटरेस्ट, पूरे साल का इंटरेस्ट जो था लोन का वो 12% था और लोन उसे 10 साल में चुकाना था मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ। मेघा को बैंक को मनी सबमिट करना था, डॉक्यूमेंट शो करने थे उसे अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स के, और सैलरी बतानी थी बैंक को कि वो उसे लोन दे दे ताकि सैलरी पर। तो जो बैंक था वो कोलेटरल के पेपर्स को देखकर उन्हें नया हाउस देने का लोन दे देता, जिसमें मेघा जो है वो लोन पूरा चुका देती, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग डिटेल्स दे रखी है, इसे आप सेल्फ भर लेना, ठीक है। सो ये जितने भी इंटरेस्ट रेट है, कोलैटरल है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, रिपेमेंट है, ये सारी की सारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आती है। तो आप देख सकते हैं कि 2-3 एग्जाम्पल से हमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब समझाया गया है, ठीक है। ये जो है ये एक क्रेडिट अरेंजमेंट से दूसरे में डिफर है, ठीक है। ये बहुत सारी डिपेंड रहती है लेंडर के नेचर पर, बोरोवर के नेचर पर। अगला सेक्शन हमें अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे दे रखा है वैरायटी ऑफ क्रेडिटी अरेंजमेंट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल है विलेज का। रोहित और रंजन ने अभी अभी क्लास में टर्म्स ऑफ क्रेडिट के टॉपिक को पढ़कर ख़त्म किया था। सो दे वर ईगर टू नो, तो वो अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में जानना चाहते थे, ठीक है। हु वर द पीपल हु प्रोवाइडेड, कौन है लोग जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, कौन बोरोवर्स हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है। तो उन्होंने सोचा कि गांव के लोगों से बात करते, तो उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो 15 नवंबर 2019 में वो डायरेक्टली खेतों में गए जहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स और लेबर्स वर्क कर रहे होते हैं दिन के समय। सो फील्ड्स में पोटैटो क्रॉप्स थी, ठीक है। तो सबसे पहले वो श्यामल से मिले, एक छोटे से फार्मर में जो कि सोनपुर में रहता है, ठीक है। इसका छोटा सा इरीगेटेड लैंड है। तो यहाँ पे श्यामा की स्टोरी आ रही है, ठीक है। श्यामा जो है उनको बताता है कि हर सीजन उसे लोन लेना पड़ता है अपने इस 1.5 एकड़ लैंड के लिए।
कुछ सालों पहले उसने मनी बोरो किया था एक विलेज मनी लेंडर से, ठीक है, 5% के इंटरेस्ट रेट के साथ पर मंथ 60% पर एनम हो गया। लास्ट कुछ सालों से श्यामल जो है एग्रीकल्चर ट्रेडर से मनी बोरो कर रहा है, क्योंकि विलेज में उसे इंटरेस्ट 3% मिलता है पर मंथ। तो शुरू में क्रॉपिंग सीजन जो था उसमें ट्रेडर जो था वो फार्म इनपुट सप्लाई करता था क्रेडिट के बेसिस पर, जिससे उसे वापस चुकाना पड़ता था। जब क्रॉप रेडी हो जाती थी हार्वेस्ट के लिए उससे जो भी पैसा आता था वो उससे इंटरेस्ट चुकाना पड़ता था। इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट चार्ज था लोन के ऊपर, या जो ट्रेडर था वो फार्मर्स को प्रॉमिस करता था कि वो अपनी क्रॉप उसे बेचेगा ही बेचेगा। दिस वे द ट्रेडर कैन इंश्योर, इस तरीके से ट्रेडर जो है वो इस फार्मर से ये पक्का कर सकता है कि मनी उससे वापस चुकाना ही है। सिंस क्रॉप की प्राइस कम थी हार्वेस्ट के बावजूद भी, तो ट्रेड जो है वो प्रॉफिट कमाता है क्रॉप को खरीदने से लो प्राइस पर फार्मर से, और फिर उसे बेचता है हायर प्राइजेस पर मार्केट में। तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं वी नेक्स्ट मीट अरुण। फिर उसके बाद वो अरुण से मिले जो कि एक फार्म लेबरर के एक काम का सुपरवाइज करता है। अरुण के पास 7 एकड़ लैंड है, जिसमें से ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन द सोनपुर। वो सोनपुर में रहने वाले लोगों में से कुछ एक है जो कि बैंक से उसने लोन ले रखा है कल्टीवेशन के लिए। इंटरेस्ट रेट उसका लोन पर 8.5% है पर एनम, जो वो कभी भी अगले 3 सालों में चुका सकता है। अरुण ने प्लान किया कि वो लोन चुकाएगा फसल हार्वेस्ट हो जाने के बाद, ठीक है, क्रॉप को थोड़ा सा बेचकर हार्वेस्ट हो जाने के बाद लोन चुका देगा। देन फिर वो स्टोर में जाता है, बाकी पोटैटोज कोल्ड स्टोरेज में बेच देता है, फ्रेश लोन वहाँ से लेके बैंक को चुका देता है, ठीक है। तो जो बैंक जो है ये फैसिलिटी फार्मर्स को देते हैं कि वो क्रॉप लोन भी ले सकते हैं। हमने देखा है गवर्नमेंट ने कितनी सारी क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज निकालती है, एग्रीकल्चर चैप्टर में हमने पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे दे रखा है कि रामा जो है वो भी अपने किसी नेबरिंग फील्ड में काम करता है। तो यहाँ पे अब अलग स्टोरी आती है रामा की, ठीक है। तो वो रामा जो है वो एक एग्रीकल्चर लेबरर के तौर पर काम करता है। साल के काफ़ी महीनों से जब रामा के पास कोई काम नहीं रहता तो वो लोन लेता है ताकि वो अपने दिन भर के खर्चे जो होते हैं उसको पूरा कर सके। तो अचानक बीमारी हो जाती है या कोई फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वो लोन के पैसे उससे काम आ जाते हैं। रामा को जो है वो हमेशा अपने एम्प्लॉयर पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि मीडियम लैंड ओनर है सोनपुर में, क्रेडिट उसको चुकाना पड़ता है। तो लैंड ओनर जो है वो 5% पर मंथ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। रामा को जो है फिर वो मनी चुकाना पड़ता है उसको। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रामा को फ्रेश लोन लेना ही पड़ता है प्रीवियस लोन को चुकाने के लिए। तो आप देखते जा रहे कि एक के बाद एक डेप्थ ट्रैप में वो फंसा जा रहा है, ठीक है। पहले लोन को चुकाने के लिए उसे दोबारा लोन लेना पड़ता है, फिर उसको चुकाने के लिए उसे दोबारा लोन लेना पड़ता है। तो एट प्रेजेंट में उसने 5000 रुपीज़ ओन्स कर रखे हैं। तो लैंड ओनर के पास इतना है नहीं, सो उसने कंटिन्यू करा उसके यहाँ वर्क करना, तो उसे लोन मिलते रहते उससे जब उससे ज़रूरत होती है। तो रामा की ये जो स्टोरी बताती है कि कैसे लैंडलेस जो लोग हैं सोनपुर में वो लैंड लोनर एम्प्लॉयज से कैसे पैसा लेते हैं। यहाँ पे एक और स्टोरी है शायद छोटी सी बहुत, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव से लोन कैसे लेते हैं। बैंक के अलावा चीप सस्ती क्रेडिट रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव सोसाइटीज देती है। बहुत सारी कोऑपरेटिव पूल जो है अपने रिसोर्सेज को अलग अलग एरियाज में देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के कोऑपरेटिव्स हैं जो कि जैसे कि फार्मर कोऑपरेटिव, वीवर कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव और भी बहुत सारे हैं। तो कृषक कोऑपरेटिव है, एक विलेज में है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है सोनपुर से, जिसमें से 2300 फार्मर्स उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। वो क्या करता है, उनके मेंबर्स से उनका डिपॉजिट रख लेता है और इन डिपॉजिट को एज अ कोलैटरल वो यूज करता है। कोऑपरेटिव बैंक को लार्ज लोन ऑब्टेन करता है। ये फंड्स जो होते हैं ये मेंबर्स को लोन देने में प्रोवाइड किए जाते हैं। जब इनके लोन इनको वापस चुका दिए जाते हैं तो अनादर दूसरे किसी को लोन दे दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन कोऑपरेटिव जो है वो लोन प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के खर्चे के लिए, कल्टीवेशन एग्रीकल्चर ट्रेड के लोन्स के लिए, फिशरी लोन्स के लिए या कंस्ट्रक्शन हाउसेस लोन्स के लिए, अलग अलग तरीके के खर्चों के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया की बात कर लेते हैं। ये प्रेजेंट मैप है, अगर आपके पास ये प्रेजेंट पाई चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रेजेंट चार्ट है ये वाला। अगर ग्राफ ये वाला किसी की पुरानी बुक हो, ठीक है, 2006 वाली पब्लिश्ड हो तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो अभी तक यही है,
ठीक है। सो हमने देख रखा है हमने ऊपर के एग्जाम्पल से देखा है कि लोग लोन देते हैं अलग अलग पर्पसेस से। तो जो अलग अलग तरीके के लोन्स होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर लोन या फिर इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। फार्मर्स के लोन्स जो बैंक फॉर्मल लोन जो होते हैं, फॉर्मल लोन ऐसे होते हैं जो बैंक और कोऑपरेटिव से ले सकते हैं। इनफॉर्मल लेंडर्स में मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव, फ्रेंड, ठीक है, टीचर वगैरह, इन सब से आप ले सकते हैं। तो हमने अलग अलग चीज़ देखी। तो क्या ज़्यादा क्रेडिट फॉर्मल सेक्टर से आता है बजाय इनफॉर्मल से? तो हमारी जो रिजर्व बैंक इंडिया है, हमारी जो आरबीआई है, वो इस फॉर्मल सेक्टर के लोन का फंक्शनिंग को सुपरवाइज करती है। इसके अलावा हमने देख रखा है जो बैंक्स जो है वो एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं कि जितना डिपॉजिट वो रिसीव करते हैं, तो जिसकी वजह से आरबीआई के जो मॉनिटर्स होते हैं वो बैंक में एक्चुअली कैश को मेंटेन कर रहे होते हैं। उसी तरह से आरबीआई जो है वो ये भी देखती है कि बैंक किसको लोन दे रही है, प्रॉफिट बनाने के चक्कर में लोगों का नुकसान तो नहीं करा रही है, अच्छे से लोन ले रही है, पूरा प्रोसेस कर रही है। ट्रेडर्स लेकिन स्मॉल कल्टीवर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल बोरोवर्स को भी बैंक लोन दे रही है कि नहीं दे रही? सिर्फ बड़े बड़े लोगों को लोन दे रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इनको दे रही है कि नहीं दे रही है? सिर्फ अपना प्रॉफिट बैंक कमा रही है। उसके बाद बैंक को क्या करना पड़ता है, आरबीआई को एक इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है कि कितना वो पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं और कितने इंटरेस्ट के रेट पर दे रहे हैं और भी सारी चीज़ें। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि क्रेडिट एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करती हो इनफॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि ये तो आप किसी से भी ले सकते हैं, रिश्तेदार से, किसी अपने दोस्त से, किसी अपने जानकार से, ठीक है। तो जो किसी को भी कोई भी आपको जो मनी लैंड करता है, कोई भी इंटरेस्ट पे वो चूज कर सकता है, कोई भी उसे नहीं रोक सकता। अनफेयर मीन इसमें है, तो चाह के भी आरबीआई उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। हम फॉर्मल सेक्टर की बात कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो अब फॉर्मल लेंडर्स को इनफॉर्मल लेंडर से अगर हम कंपेयर करें, तो इनफॉर्मल लेंडर्स जो हैं वो हायर इंटरेस्ट लोन पर चार्ज करते हैं। तो जो बोरोवर की जो कॉस्ट होती है इनफॉर्मल लोन में वो ज़्यादा होती है। तो बोरोवर को जितनी हायर कॉस्ट पड़ेगी, इसका मतलब कि उस बोरोवर की अर्निंग भी ज़्यादा जाएगी और उसे लोन चुकाने में, तो बोरोवर्स की जो इनकम होगी वो कम बचेगी उनके लिए, ठीक है। जैसे हमने श्यामल के लिए देखा था, उसे इंटरेस्ट देना पड़ता था लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ही बचता था। इस केसेस में हायर इंटरेस्ट रेट जो होते हैं किसी के बोरोवर के लिए, तो वो अमाउंट को रीपे कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसे उसके लिए एक और लोन लेना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, डेप्थ ट्रैप में वो फंस सकता है कि एक लोन ले लिया, फिर उसको चुकाने के लिए फिर एक लोन ले लिया, फिर उसको चुकाने के लिए फिर एक लोन ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो कर्जे में दबा जा रहा है। सो दैट इज अ डेप्थ ट्रैप। Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing may not to do so because of the high cost of borrowing. Also, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि वो अपना नया बिजनेस या एंटरप्राइज कुछ भी सेटअप करना चाहते हैं, तो वो पैसे नहीं ले सकते क्योंकि हाई कॉस्ट है। अभी तो आपने शुरू ही नहीं किया, उससे पहले ही पैसे लुटा दोगे। तो इन सब रीजंस के लिए बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही ज़्यादा बढ़िया है। दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स, उससे आपको हायर इनकम जनरेट होगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोरो मनी कर सकते हैं चीपली नीड्स के लिए, क्रॉप्स उगा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, और भी कुछ चीज़ कर सकते हैं, नई इंडस्ट्री, गुड्स, ट्रेड सेटअप वगैरह कर सकते हैं। चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो होता है वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल रहता है, ठीक है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिलता है? ये जो ग्राफ नंबर 2 है, ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये आपको फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है अर्बन एरियाज में। अभी हमने रूरल के बारे में पढ़ा था, अब हम अर्बन में पढ़ेंगे। सो 4 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया गया है। एक है गरीब से रिच, यानी गरीब से अमीर, फिगर में शोन किया गया है 85%, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोन्स जो पुअर लोगों ने लिए हैं अर्बन एरियाज में वो इनफॉर्मल सोर्सेज पर लिए हैं, ठीक है। अब इसे कंपेयर करो रिच अर्बन हाउस होल्ड से, क्या दिखेगा? ओनली 10%, यानी कि सिर्फ 10% उनके लोन्स जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से हैं। ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी एक सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला सेक्टर देखने को करी हूँ मैं, ये वाला ग्राफ।
अभी हमने देखा था कि 85% जो लोग हैं वो पुअर हाउस होल्ड और उससे ले रहे हैं, 10% लोग ही ऐसे बचते हैं जो कि इन सेक्टर से लोन जो है वो नहीं ले रहे होते हैं, इनफॉर्मल लोन्स हैं। बाकी जो 90% है वो फॉर्मल है, 90% रिच हाउस होल्ड में ही, ठीक है। तो सिमिलर पैटर्न हम यही सेम पैटर्न हम रूरल एरियाज में देखने को मिलता है कि जो रिच हाउस होल्ड है वो चीप क्रेडिट फॉर्मल लेंडर्स को नहीं दे रहे, वो उन्हें ज़्यादा उनसे बोरोवर यानी इंटरेस्ट पैसा ज़्यादा लेते हैं बोरोवर से। पहला, व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट, तो इस सबसे क्या पता चलता है कि पहला तो ये कि फॉर्मल सेक्टर जो होता है वो टोटल क्रेडिट से आधा पैसा लेता है अर्बन में, लेकिन रूरल में नहीं। दूसरा, रिमेनिंग बचा कुचा क्रेडिट जो होता है वो इनफॉर्मल सोर्सेज के नीड्स को पूरा करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स जो होते हैं इनफॉर्मल लेंडर से वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और अपनी इनकम को थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं। बोरोवर्स की इनकम बहुत थोड़ी बढ़ती है। सो थर्स इट इज़ नेसेसरी, इसका ये ज़रूरी है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव अपनी लेंडिंग यानी पैसे देने का अमाउंट ज़्यादा बढ़ाएं रूरल एरियाज़ में, ताकि जो इनफॉर्मल सोर्सेज पे जो डिपेंडेंट है फार्मर्स का क्रेडिट पे, तो वो कम हो जाए। दूसरा कि जो फॉर्मल सेक्टर लोन जो है वो बढ़ना चाहिए ताकि हर किसी को लोन मिल सके। आज के टाइम में रिचर हाउस होल्ड जो है जिसको फॉर्मल क्रेडिट लोन मिलता है, लेकिन पुअर जो है उसको इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये ज़रूरी है कि फॉर्मल क्रेडिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पुअर में भी, ठीक है, और रिच में भी, ताकि उनको बेनिफिट मिले चीपर लोन्स का, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर की बात कर लेते हैं। सो प्रीवियस सेक्शन में हमने ये सब पढ़ लिया कि पुअर हाउस होल्ड आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंडेंट है क्रेडिट के मामले में। तो ऐसा क्यों? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। इंडिया के अंदर हर गांव में बैंक्स अभी भी पूरी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं है, इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट। और जबकि अगर प्रेजेंट भी होती है किसी में और बैंक से लोन ले लेता है तो उसे फिर चुकाने में उससे दिक्कत आती है, फिर उसे इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना पड़ता है बैंक के लोन को चुकाने के लिए। तो हमने अभी मेघा का केस देखा था कि बैंक लोन उसने लिया, ठीक है। बैंक लोन लेने के लिए उसे पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट और कोलैटरल देना पड़ा, ठीक है। कोलैटरल उसके पास नहीं था तो वो मेजर रीजन बन चुका जिसकी वजह से वो लोन नहीं ले पाई, ठीक है। तो उसे इनफॉर्मल लेंडर से लेना पड़ा। सो इनफॉर्मल लेंडर जिसके मनी लेंडर या फिर दूसरी तरफ जो बोरोवर्स होते हैं वो पर्सनली उनको जानते हो, ठीक है, तो वो बिना कोलैटरल के लोन दे देते हैं। बोरोवर्स चाहे या फिर ज़रूरी हो तो मनी लेंडर्स के पास अप्रोच कर सकते हैं बिना उन्हें पहले का लोन चुकाए हुए, लेकिन मनी लेंडर्स हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और कोई रिकॉर्ड नहीं रखते उनके ट्रांजैक्शन का, ठीक है। और गरीब बोरोवर्स को हैरास करते हैं, उन्हें धमकाते हैं, डराते हैं, ठीक है। आज के रिसेंट ईयर्स में लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में लोन प्रोवाइड किया जाए। ये आइडिया जो है रूरल पुअर के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, पर्टिकुलर वुमेन में भी, ताकि स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और अपने सेविंग्स को कलेक्ट कर सके। ये एक टिपिकल SHG है जिसमें 50 to 20 मेंबर्स होते हैं। यूजुअली ये एक नेबरहुड से बिलोंग करते हैं जो कि मिलते हैं, एक सेव करते हैं रेगुलरली। पर मेंबर जो है 25 to 100 रुपीज़ सेव करता है या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। पीपल की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कितना वो सेव करना चाहता है। फिर मेंबर्स जिनको लोन चाहिए छोटे छोटे वो उन ग्रुप से लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और फिर वो उसी हिसाब से चार्ज लेते हैं, ना ज़्यादा कम चार्ज लेते हैं ना ज़्यादा हाई चार्ज लेते हैं। 1-2 साल के बाद फिर ग्रुप रेगुलर सेविंग्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये एलिजिबल है कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन एक सेंचर्ड है, ग्रुप के नाम पर होता है, जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट करता है। इसका मतलब कि स्मॉल लोन्स जो भी हैं वो मेंबर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन वो अपने मॉर्टेज लैंड को बदले में रिलीज करे या फिर किसी वर्किंग कैपिटल की जगह को मीड या कोई भी चीज़ को रिलीज करे। आप देखते हैं जैसे आपने घर के नाम पे लोन लिया है, होम लोन लिया है, क्रॉप लोन लिया है, कुछ भी लिया है, अगर आप उसे चुकाने में असमर्थ रहे, चुका नहीं पाए, तो बैंक आपके घर को या आपकी कोई भी जगह को सील कर देती है, मोर्टेज कर देती है, राइट, कि जब तक लोन नहीं चुकाओगे तब तक आपकी जगह ये आपकी नहीं होगी, ये बैंक की हो जाएगी। समझ रहे हो? तो मोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं सेविंग से रिगार्डिंग, लोन एक्टिविटीज से रिगार्डिंग, वो ग्रुप मेंबर्स देते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है ये डिसाइड करता है लोन के मामले में
कि कितना लोन ग्रांट किया जाएगा, कितने पर्पस पे, क्या अमाउंट इंटरेस्ट चार्ज होगा, कितना रिपेमेंट शेड्यूल होगा, क्या कैसे होगा। तो ये ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है रिपेमेंट के लोन के लिए। कोई भी केस जो है नॉन रिपेमेंट लोन का वो किसी भी मेंबर को नहीं दिया जाएगा, सीरियसली लिया जाएगा अगर दिया जाएगा क्योंकि ये फीचर जो है बैंक्स को पुअर वुमेन को मनी लैंड करने में मदद करता है जब ऐसा चीज ऑर्गेनाइज सेट हो जाती है तो, ठीक है। अगर उन्हें उनके पास कोलेट्रल नहीं है तो भी वो लोन ले सकते हैं। एसएचजी बोरोवर्स को भी मदद करते हैं ताकि वो इन कोलेट्रल वाली कमी से, प्रॉब्लम से बाहर आ सके, उन्हें टाइमली लोन मिल सके अलग अलग पर्पसेस के लिए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर। और एसजीसीज जो है वो एक रूरल पुअर की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन, इसके ये मतलब नहीं कि वो उससे वुमेन्स की मदद करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट होते हैं। रेगुलर मीटिंग्स होती है ग्रुप की ताकि वो एक डिस्कस करके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके और उस सोशल इशूज़ पर जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, इन सब पर डिस्कस कर सके और इनका मामला सुलझा सके। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग इन गुजरात, ठीक है। आगे चलते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का एग्जाम्पल है एक, फिर उसके बाद ये समिंग अप है, अब तक हमने जितना पढ़ा उसके बारे में, फिर चैप्टर फिनिश। सो बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक है वो एक बड़ा सक्सेस स्टोरी है पुअर की क्रेडिट नीड्स को रीजनेबल रेट पर पहुंचाने में। 1970s में एक स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ग्रामीण बैंक का 2018 में, जिसमें 9 मिलियन ओवर मेंबर्स जो थे 81,600 विलेजेस में फैले हुए थे बांग्लादेश में, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी बोरोवर्स थे, वुमेन थी, जितने भी वुमेन बोरोवर्स थे या मेन बोरोवर्स थे वो पुअरेस्ट सेक्शंस के सोसाइटी के पुअरेस्ट सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो ये जो बोरोवर्स थे इन्होंने प्रूव कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ पुअर वुमन ही बोरोवर्स के रिलायबल नहीं है, लेकिन वो स्टार्ट कर सकती हैं अपने स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को रन कर सकती है सक्सेसफुली। अगर क्रेडिट पुअर लोगों को भी प्रोवाइड किया जा रहा है तो कंडीशंस अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए इन स्मॉल पीपल में, ठीक है, और बिगेस्ट डेवलपमेंट ताकि अपना क्रिएट कर सके। समिंग अप कर लेते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा पूरे चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़े कि कैसे ये बैंकिंग सिस्टम से लिंक है, ये भी हमने पढ़ा। एक साइड हमने डिपॉजिटर्स की पढ़ी जो कि डिपॉजिटर्स का मनी अपने बैंक में रखती है, और फिर दूसरी तरफ बोरोवर्स की पढ़ी जो ये डिपॉजिटेड मनी लोगों का वो लोन के नाम पर देती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ी जिसमें लोन और क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। क्रेडिट में हमने देखा पॉजिटिव इम्पैक्ट और कुछ सिचुएशन में हमने उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा। क्रेडिट जो है वो अलग अलग सोर्सेज पर अवेलेबल है, या तो वो फॉर्मल सोर्सेज पर, इनफॉर्मल सोर्सेज, दोनों सोर्सेज हमने देखे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेंडर्स में दोनों में अलग है केस में। एट प्रेजेंट में रिचर हाउस होल्ड जो है जो कि क्रेडिट रिसीव करते हैं फॉर्मल सोर्सेज पर रीजनेबल, लेकिन पुअर इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें रीजनेबल इंटरेस्ट रेट नहीं मिलती। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो है वो इंक्रीज हो ताकि मोर एक्सपेंसिव जितने भी डिपेंडेंट हैं इनफॉर्मल पर वो सब फ्री हो जाए। और हमने ये पढ़ा कि जो पुअर है उससे ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए फॉर्मल लोन्स का बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। तो ये दोनों स्टेप्स डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर होता है आज कंप्लीट। नेक्स्ट में हम ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा वो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन है। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सिविक्स में चैप्टर नंबर 6 है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। और बच्चा हिस्ट्री में हमारा है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये बहुत, ये हिस्ट्री में आपको एकदम लास्ट में कराऊंगी। पहले हमने सिविक्स भी कंप्लीट कर ली, हमने ज्योग्राफी का एक चैप्टर किया है, अभी ज्योग्राफी भी स्टार्ट करा दूंगी, वापस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज तो आप खुद कर लेना, इसके नोट्स मेरे पास जैसे ही आएंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो ताकि मुझे रिस्पॉन्स मिल जाए कि कितनों को वीडियो पसंद आई है, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।